स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बंधन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने व्याकरण के विषय में कुछ चीज़ें देख ली और काव्य शास्त्र के विषय में देख लिया, आगे भाषा विज्ञान के विषय में भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काफ़ी बच्चों की ये मांग थी कि सर हिंदी साहित्य को भी लेकर के आएँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसमें ऐसे हैं जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। उसी में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपीपी, यूपीएसआई, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ में कुछ लोग एलटी की भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जो नेट तक की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में काफ़ी बच्चों की ये मांग थी कि सर हिंदी साहित्य की क्लास लेके आइए, क्योंकि हिंदी साहित्य की क्लासें विधिवत ढंग से हमें मिल नहीं पाती हैं, प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती हैं। जो क्लासें मिलती हैं वो भी कहीं ना कहीं एक जिस सीक्वेंस में मिलना चाहिए उस सीक्वेंस में मिलती नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपके लिए ये हो जानी चाहिए कि अब आपका ये जो कहना था, आपका ये जो इंतजार था, वो चीज़ें एकदम से ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अब आपको हिंदी साहित्य एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा और पूरे अंत तक लेके जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत विधिवत ढंग से आपको समझाने वाला हूँ। आइए हम लोग देते हैं हिंदी साहित्य के विषय में। लेकिन हिंदी साहित्य के विषय में पढ़ने से पहले हम लोग हिंदी शब्द किसे कहते हैं, साहित्य शब्द किसे कहते हैं, इतिहास शब्द किसे कहते हैं, पहले इसके विषय में जानते हैं। यदि किसी भी टॉपिक को आपको विस्तार से पढ़ना है और यदि आपको उसकी पृष्ठभूमि नहीं पता हो तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए इन 3 शब्दों के विषय में सबसे पहले हमें समझना होगा, फिर मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें हिंदी शब्द के विषय में। देखिए, हिंदी शब्द के विषय में मैंने व्याकरण की क्लास के अंतर्गत सेकंड क्लास में मैंने आपको हिंदी शब्द के विषय में खूब विस्तार से समझाया है। यहां पे बहुत विस्तार से तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन इसमें जो मूल बात है उसको जरूर मैं बता दूंगा। हिंदी शब्द जो है ये भैया 2 शब्दों से बना हुआ है। किन शब्दों से? 2 शब्दों से। इसमें एक शब्द भैया है हिन। क्या है? हिन। और एक शब्द इसमें है टू। क्या भैया? टू। जिसमें हिन का अर्थ होता है हनन करने वाला। हनन करने वाला, करने वाला। और टू का अर्थ होता है दुष्टों का। क्या भैया? दुष्टों का। अर्थात दुष्टों का हनन करने वाली भाषा को ही हम क्या कहते हैं भैया? हिंदी कहते हैं। दुष्टों का हनन करने वाली भाषा को हम हिंदी कहते हैं। ध्यान रहे, ये हिन धन टू, इसका संधि विच्छेद देकर के आपको थोड़ा सा अजीब सा जरूर लगेगा, लेकिन बेफिक्र हो जाइए, ये चीजें एकदम सही हैं। ठीक है, ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा सा कम जरूर मैं बता दूंगा, लेकिन चीजें गलत नहीं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, हिन धन टू ही है इसका। आप अर्थात इसका अर्थ क्या बन जाएगा? अर्थात दुष्टों का हनन करने वाली दुष्टों का हनन करने वाली भाषा का नाम ही हिंदी है। दुष्टों का हनन करने वाली भाषा का नाम क्या है? हिंदी। यहां पर दुष्टों का मतलब होता है नीच प्रवृत्ति के लोग। दुष्ट का मतलब यहां पे क्या भैया? नीच प्रवृत्ति के लोग, अर्थात बुरी मानसिकता के जो लोग हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, घृणित मानसिकता के लोग हैं, ये हिंदी क्या करती है? उनकी मानसिकता का परिमार्जन करने का कार्य करती है, उनके विचारधाराओं में परिवर्तन करने का कार्य करती। कौन? आपकी यहां हिंदी भाषा। इसलिए इसे हम क्या करते हैं? दुष्टों का हनन करने वाली भाषा कौन सी है भैया? हिंदी है। ठीक है, हिंदी। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की चीजें मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा शब्द दिया गया है साहित्य। दूसरा शब्द क्या दिया गया भैया? साहित्य। इस साहित्य शब्द पर चर्चा करते हैं। देखिए, साहित्य शब्द जो है यह 3 शब्द खंडों से मिलकर बना हुआ है। कितने? 3। सा,
धन हित धन यत। सा धन हित धन यत से मिलकर बना हुआ है। इसमें ये सा जो है ये क्या भैया, यह इसमें उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। इसमें हित क्या है? तो हित मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। और इसमें यत क्या है? तो यत एक प्रत्यय है। क्या भैया? प्रत्यय है। साकर्त इसमें होता है सभी। अर्थ क्या है? सभी। और हित का अर्थ होता है हित करने वाला या फिर वाली। और या इसमें प्रत्यय है, अर्थात सभी का हित करने वाली क्या है? सभी का हित करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? सभी का हित करने वाले को हम क्या कहते हैं भैया? तो सभी का हित करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अर्थात जिसमें सभी के हित करने की भावना निहित हो उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अर्थात जिसमें सभी का हित करने का भाव हो, उसे ही साहित्य कहते हैं। उसे ही साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? साहित्य कहते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने? एक इसमें परिभाषा बड़ी फेमस है, उस फेमस परिभाषा को भी हम देखेंगे। इतना मिटाए थोड़ा सा। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने ना भैया? चलिए, एक इसकी बड़ी फेमस परिभाषा है, उस परिभाषा को भी हम लोग समझते हैं जो साहित्य के परिप्रेक्ष्य में दी गई है। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जो परिभाषा दी गई उस परिभाषा को भी हम देखेंगे। परिभाषा क्या है भैया? साहित्यस्य साहित्यस्य भावा साहित्यम, भावा साहित्यम, साहित्यस्य भावः साहित्यम। अर्थात जो साहित्य का भाव लेकर चले, अर्थात जो साहित्य का भाव लेकर चले, उसे साहित्य कहते हैं। उसे साहित्य कहते हैं। क्या कहते भैया? साहित्य कहते हैं। साहित्यस्य भावा साहित्यम, अर्थात जो साहित्य का भाव लेकर चले। साहित्य से मतलब होता है साहित्य का, साहित्य का
ठीक है। और भावा का मतलब होता है भाव। साहित्यम अर्थात जो साहित्य का भाव लेकर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम भैया साहित्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? साहित्य। क्योंकि साहित्य में साहित्य का भाव होता है, सबको साथ में लेके चलने का भाव होता है। ठीक है, आगे देखेंगे साहित्य के तत्व। अगला है साहित्य के तत्व। साहित्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, है ना? तो ध्यान रहे, साहित्य के जो तत्व होते हैं वो भाव, कल्पना, बुद्धि। भाव, कल्पना, बुद्धि। भाव, कल्पना, बुद्धि व शैली। वह क्या भैया? शैली। ये चीजें होती हैं। अर्थात किसी भी साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया में ये तत्व मुख्य रूप से सहायता करते हैं। अगर किसी भी साहित्य का हमें निर्माण करना होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में भाव आता है। उसके निर्माण का क्या आता है? भाव आता है। और फिर भाव के जन्म लेने के बाद में उसके विषय में हम कल्पना करना शुरू कर देते हैं। क्या? कल्पना करना शुरू कर देते हैं। और कल्पना करने के बाद में हम अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि क्या वह विचार सही है अथवा गलत। और फिर उस विचार, यदि वो विचार सही है तो उस विचार को एक हम शैली के माध्यम से लिपिबद्ध करने का कार्य करते हैं। अर्थात किसी भी साहित्य के निर्माण के लिए ये चार तत्व होने बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें पहला तत्व होता है भाव, दूसरा तत्व होता है कल्पना, तीसरा तत्व होता है बुद्धि और चौथा तत्व होता है शैली। सबसे पहले हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, फिर उन भावों की हम अच्छे से कल्पना करते हैं। कल्पना करने के बाद में बुद्धि के आधार पर निर्णय लेते हैं और फिर उसे एक शैली के माध्यम से हम लिपिबद्ध कर देते हैं। अर्थात किसी भी साहित्य के निर्माण के लिए ये चार तत्वों की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फिर इसके आगे की चीजों को हम देखते हैं विस्तार से। ले लिया? चलिए आगे देखते हैं। आगे है साहित्य के रूप। अभी साहित्य का ही विषय बता रहे हैं हम। साहित्य के रूप। तो साहित्य के मुख्य रूप से तीन रूप देखने के लिए मिलते हैं। कितने? तीन रूप देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं भैया? वो तीन कौन कौन से रूप हैं? तो उसमें भैया पहला जो रूप बन जाता है उसे तो हम कहते हैं गद्य। क्या कहते हैं? गद्य। दूसरे को हम लोग कहते हैं पद्य और तीसरे को हम लोग कहते हैं चंपू। क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। ठीक है, अब ये गद्य जो है ये बना कैसे है? तो ये भैया गद धन यत से बना हुआ है। गद धन यत से बना है। जब यत प्रत्यय किसी भी मूल शब्द में जुड़ता है तो इसमें ता का लोप हो जाता है और केवल बचता क्या है? तो बचता केवल यही है। तो गद में जब आप यत जोड़ेंगे तो ये तो लोप हो जाएगा, ता का लोप हो जाएगा। ता का क्या हो जाएगा? लोप हो जाए। अरे भाई जैसे साहित्य में आपने देखा था उसमें भी तो सा धन हित धन यत था। तो जब हित मूल शब्द है, हित मूल शब्द में जब यत आके जुड़ेगा तो उसमें बचेगा क्या? या बचेगा और ता उसमें से लोप हो जाएगा। ठीक वही चीजें यहां पर भी हो रही है। इसमें ये क्या है? तो ये भैया धातु है। ये क्या है? धातु है। ठीक है, और ये तो प्रत्यय है। अब ध्यान रहे ये गद्य कहते किसे हैं? तो ध्यान रहे छंद के
के बंधनों से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। गद्य कहते हैं। छंद के बंधनों से मुक्त रचना को हम गद्य कहते हैं। ठीक है, जब हम छंद के बंधनों से कोई मुक्त रचना होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गद्य कहते हैं। छंद के बंधनों से जो मुक्त रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? गद्य कहते हैं। इसके अंतर्गत ही आपका जैसे कहानी हो गया, है ना, कहानी हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया, संस्मरण हो गया, लेखा चित्र हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब गद्य विधाएं हैं। क्या है? गद्य विधाएं। पद्य में भी ध्यान रहे, इसमें क्या है? पद धन यत प्रत्यय जुड़ता है। क्या? यत प्रत्यय जुड़ता, बनता क्या है भैया? पद्य बनता है। क्या बनता है? पद्य बनता। पद्य किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे, ध्यान से समझेंगे हम। छंद के बंधनों से युक्त रचना को पद्य कहते हैं। ठीक है, चंपू, इस चंपू का मतलब क्या होता भैया? चंपू का मतलब क्या होता है? चंपू का मतलब यह होता भैया, गद्य पद्य मिश्रित रचना को हम चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। चंपू कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए साहित्य के रूप कितने होते हैं, तो साहित्य के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, जिसमें पहला क्या है? तो पहला भैया गद्य है। दूसरा क्या है? तो दूसरा भैया पद्य रूप है। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है चंपू। तीसरा क्या है? चंपू। ये जो गद्य है, गद्य का निर्माण गद धन यत प्रत्यय से हुआ है। ठीक है, गद्य कहते किसे हैं? तो छंद के बंधनों से जो मुक्त अर्थात स्वतंत्र रचनाएं होती हैं, जिसमें छंद का कोई नियम नहीं होता है, छंद का कोई विधान नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गद्य रचनाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत कहानी आता है, उपन्यास आता है, रिपोर्टाज आता है, डायरी आता है, संस्मरण आता है, लेखा चित्र आता है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत आते हैं। इसमें ये सारी रचनाएं रखी जाती हैं, इस टाइप की विधाएं रखी जाती हैं। यहां पर जो पद्यात्मक शैली में लिखी, अर्थात पद्य किसे कहते हैं? तो छंद के बंधनों से जो युक्त हो, अर्थात जिसमें छंद के नियमों का विधान किया गया हो, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पद्यात्मक रचनाएं कहते हैं, जिसे हम काव्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपकी कविताएं सम्मिलित हो जाती हैं। क्या? कविताएं सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, इसका जो तीसरा रूप है उसे हम कहते हैं चंपू। चंपू का मतलब ही होता भैया, जो गद्य और पद्य दोनों से मिलकर के बना हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम चंपू काव्य कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं भैया? चंपू काव्य कहते हैं। जैसे आपको पता है कि उर्वशी बड़ी फेमस रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, लेकिन उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद जी की भी है। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी की जो उर्वशी रचना है वो चंपू काव्य, उसमें गद्य और पद्य की मिश्रित रचना है। अच्छा, पहला जो चंपू काव्य लिखा गया है वो पहला चंपू काव्य राउरवेल है।
कौन सा है? राउरबेल है, जो कि रोड़ा कवि की रचना है। किसकी भैया? रोड़ा कवि की रचना है। यह भी हम लोग आदिकाल के विषय में पढ़ेंगे। जब आदिकाल में हम लोग गद्य रचनाओं को पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको राउरबेल रचना के विषय में बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। अभी के लिए आपको इतना जानना है कि प्रथम जो चंपू काव्य है उसे हम क्या कहते हैं? राउरबेल। क्या कहते हैं भैया? राउरबेल। राउरबेल। ये राउरबेल देख रहे हैं आप, ये राउरबेल, ये छोटा ऊ नहीं पता चला तो आप गलत लिखने इसे, देखो ये छोटा ऊ भैया, राउरबेल। ये राउरबेल जो है ये प्रथम चंपू काव्य है, प्रथम चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण करते हुए इसका लेखन कार्य किया गया है। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। अगले क्रम में हम लोग समझेंगे भैया इतिहास की व्युत्पत्ति। लिख लिया भैया आपने? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब हम लोग देखते हैं भैया इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास शब्द जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, उसका अर्थ क्या होता है ना? तो इतिहास शब्द जो बना हुआ है वो बना है भैया इति धन हा धन आस से बना है। किससे बना है? आस से बना है। किससे किससे बना भैया? इति धन हा धन आस से बना हुआ है। ठीक है, अब इस पे ध्यान में रखने का विषय वस्तु यह है भैया कि इसमें इति का अर्थ क्या होता है? तो इति का अर्थ होता है समाप्त। क्या होता है? समाप्त होता है। हास का मतलब होता है, हास मतलब क्या होता है? हास का अर्थ होता है निश्चित। हास नहीं, हा का अर्थ होता है निश्चित। निश्चित, ठीक है। और आस का अर्थ क्या होता है भैया? तो आस का अर्थ होता है होना। होना अर्थात बीते हुए समय में निश्चित रूप में ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, अर्थात बीते हुए समय में, बीते हुए समय में निश्चित ही ऐसा हुआ होगा। निश्चित ही ऐसा हुआ होगा ही क्या कहलाता भैया? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब साहित्यिक इतिहास किसे कहते हैं? लिख लिया ना? अब साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं? साहित्य का इतिहास, क्योंकि साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले भैया ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो साहित्य का इतिहास मतलब क्या होता है? जब साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन
ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाए तो उसे साहित्य का इतिहास कहते हैं। साहित्य का इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? साहित्य का इतिहास कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि इतिहास शब्द किन किन शब्दों के योग से बना है, तो इति धन हा धन आस के योग से बना है। इति का अर्थ होता है समाप्त, हा का अर्थ होता है निश्चित, आस का अर्थ होता है होना। अर्थात इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? बीते हुए समय में निश्चित ही ऐसा हुआ होगा ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं? तो जब साहित्यिक रचनाओं का जो अध्ययन किया जा रहा है वो किस दृष्टिकोण से किया जाए? वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम साहित्य का इतिहास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भैया? साहित्य का इतिहास कहते हैं। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूं, है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसके आगे समझेंगे थोड़ा सा, है ना। साहित्य के इतिहास के तत्व, क्या भैया? साहित्य के इतिहास के तत्व। आगे हम लोग समझेंगे साहित्य के इतिहास के तत्व कौन कौन से हैं, अर्थात किसी भी साहित्य के इतिहास के लेखन की प्रक्रिया में हमें किन किन तत्वों को ध्यान में रखना होता है, वो चीजें आगे लिखेंगे। साहित्य के इतिहास, साहित्य के इतिहास की तत्व। कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। किसके अनुसार? तेन जी के अनुसार। तेन ने, आप इसमें भी लिखेंगे थोड़ा सा, महान फ्रांसीसी विद्वान फ्रेंच विद्वान तेन ने साहित्य के इतिहास के 3 तत्व बताए हैं। उसमें पहला है जाति, दूसरा है वातावरण, और तीसरा है क्षण विशेष। क्या भैया? क्षण विशेष। अर्थात किसी भी साहित्य के इतिहास के लेखन की प्रक्रिया के लिए हमें इन 3 तत्वों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें पहला है जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है क्षण विशेष। तीसरा क्या है? क्षण विशेष। इन 3 तत्वों को हमें ध्यान में रखना होता है। और फिर इसके आगे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का सूत्रपात हम लोग देखेंगे। अगली हेडिंग हम लोग डाल देंगे, हिंदी
साहित्य लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा। अब हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। वास्तव में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का सूत्रपात जो किया है वो फ्रेंच के एक विद्वान जिनका नाम है गारसा दा तासी जी ने, उन्होंने किया है। हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो गारसा दा तासी जी के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुवे इंदुस तानी। नाम क्या भैया? इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुवे इंदुस तानी। ये रचना 1839 ईस्वी में लिखी गई। अब आपको इसके विषय में खूब विस्तार से समझना होगा, इसकी क्या क्या खास बातें रहीं, इसमें कौन कौन सी चीजें मुख्य रूप में देखने के लिए मिलती हैं, उन सारी चीजों की हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पर आप लोगों को हम धन्यवाद देते हुए इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं कि आपने अंत तक मेरी इस वीडियो को देखा, जिसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्रज हैं। लेकिन जाते जाते आपसे मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों के पास में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।